हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है शारदा बायो क्लासेस के नए लेक्चर में। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था हार्ट बीट के बारे में जाना था, ठीक है। और मैंने ये भी बोला था कि जो हार्ट बीट होता है या सर्कुलेशन ऑफ ब्लड होता है, दोनों जितने भी ये हार्ट जो काम कर पा रहे हैं, सर्कुलेशन हो या हार्ट बीट हो या चैम्बर्स में ब्लड का भरना, कंट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, ये सब एक जो मैकेनिज्म है उसके कारण होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कंडक्शन ऑफ इम्पल्स, ठीक है। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि हाउ कंडक्शन ऑफ इम्पल्स इज गोइंग टू बी हैपन। मतलब कि अपने हार्ट के अंदर जो ये कंडक्शन ऐसे नोड से जनरेट होकर, ऐसे नोड से एवी नोड से बंडल ऑफ हीस से फिर लेफ्ट एंड राइट ब्रांच एंड एट लास्ट प्रोकंजव फाइबर तक जो पहुंचता है, ये कैसे पहुंचता है, हाउ वुड बी दिस हैपन, इसके बारे में जानेंगे। दूसरा बात, ये जो इसका जो मैकेनिज्म है, द मैकेनिज्म ऑफ कंडक्शन ऑफ इम्पल्स इनसाइड द हार्ट, इसका मैकेनिज्म क्या हो सकता है, व्हाट विल बी द रीजन बिहाइंड इट, इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है। इम्पल्स जो है, पहली बात, यदि हम नर्वस सिस्टम और हार्ट की ओर देखें तो दोनों के पास दो चीज है। पहला, जो अपना नर्वस सिस्टम है ये भी इम्पल्स जनरेट करता है, बिकॉज न्यूरॉन्स जो होते हैं वो इम्पल्स जनरेट करते हैं, और अपने जो रिसेप्टर्स होते हैं उसमें क्या लगा होता है, गैल्गियन के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो उस इम्पल्स को रिसीव करते हैं, और उस सिग्नल जो आ रहा होता है ब्रेन से नर्व इम्पल्स के फॉर्म में, उसको वो रिसीव कर लेता है। जब हम लोग कंडक्शन पढ़ेंगे तो हम इसके बारे में जानेंगे कि कैसे ये काम करता है। सेम उसी तरह अपने हार्ट में भी होता है, बट यदि हम डिफरेंशिएशन दोनों में देखें तो बस एक चीज का अंतर क्या है यहाँ पे, कि जो अपना नर्वस सिस्टम होता है इट कैन बी रेगुलेटेड बाय द ब्रेन। जो अपना ब्रेन है इसको रेगुलेट कर सकता है, मतलब it can control the activities of impulse which is conducted from the brain towards the destined area। कोई भी, जैसे मान लीजिए हाथ में कोई भी चीज आया, आप उस वहां पे इम्पल्स गया तो वो ब्रेन इसको रेगुलेट कर सकता है। बट इन द केस ऑफ हार्ट यहाँ पे रेगुलेटरी मशीनरी नहीं होती है जो उसको रेगुलेट कर सकता है। here no any types of regulatory machinery is present, but यहाँ पे तब भी इम्पल्स जनरेट होता है। बात समझ में आई। उसके बाद जो इसका जो कंडक्शन का जो पाथवे होता है इम्पल्स जनरेशन का, वो भी होता है, लेकिन यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि मतलब कि कोई टारगेटेड जो नहीं होता, यहाँ ऑटोमेटिक होता है, मतलब सारे काम ऑटोमेटेड वे में होते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है, जैसे आप देख सकते हैं बोर्ड पे मैंने लिखा है यहाँ पे कि रेगुलर बीटिंग ऑफ हार्ट इज एक्टिवेटेड एज रिजल्ट ऑफ इनहेरेंट रिदमिसिटी ऑफ कार्डियक मसल्स। एक बार और पढ़ते हैं, फिर से ध्यान दीजिए। रेगुलर बीटिंग ऑफ हार्ट मतलब जब जो रेगुलर बीटिंग अपना हार्ट का हो रहा है, देखिए जो अपना हार्ट बीट कर रहा है 24/7 टाइम, इज अचीव्ड। ये कैसे गेन होता है, ये कैसे हम लोग को 24/7 ये बीट कर पाता है, व्हाट इज द रीजन, एज अ रिजल्ट ऑफ इनहेरेंट रिदमिसिटी ऑफ कार्डियक मसल्स। रिदमिसिटी का मतलब ये हुआ ना कि कोई भी काम रिदम में होना। फॉर एग्जांपल पेंडुलम की बात करते हैं, पेंडुलम घड़ी के पास होता है, पेंडुलम कौन से सर्कल में घूमता है, ये अपने सर्कमफ्रेंस के तरफ, मतलब कि अपने जो पेंडुलम होता है वो अपने एंगल पे घूमता है, और उससे ऊपर नहीं जाएगा, वो अपना रिदम में अपना वो लेफ्ट राइट करता रहेगा। उसी तरह जो अपना हार्ट होता है, इसके जो बीट्स होते हैं एक रिदम में बीट्स होते हैं, ऐसे नहीं होते हैं कि ये बहुत ज्यादा बहुत कम। जैसा आप बॉडी को एक्टिविटी में यूज करोगे उसी तरह इसका रिदम भी आपको देखने को मिलेगा। जो कार्डियक मसल्स का रिदमिसिटी होता है वो इनहेरेंट होता है। इनहेरेंट का मतलब क्या हुआ कि जो आपका हार्ट बीट स्टार्ट होता है वो जागोट में ही शुरू हो जाता है। व्हेन दिस जागोट वेर स्टार्ट डेवलपिंग इनटू द न्यू ऑर्गेनिज्म, जब ये जागोट डेवलप होना शुरू होता है न्यू होल ऑर्गेनिज्म में, तो सबसे पहले हार्ट फॉर्मेशन होता है अपने बॉडी मदर वॉर्म में सबसे पहले हार्ट फॉर्मेशन होता है, तो वहीं पे ये बीट भी स्टार्ट हो जाता है। मतलब द ऑटोमेटिसिटी, रिदमिसिटी, ये दोनों चीज आपको मतलब कि मदर वॉर्म में ही शुरू हो जाता है। उसी चीज को हम लोग डिनोट करने के लिए यहाँ पे इनहेरेंट बोलते हैं। मदर से इनहेरेंट आता है, इनहेरेंट कहां से आ रहा है, आपके जीन से इनहेरेंट आ रहा है, तो आपके मदर फादर जो है उससे आ रहा है, तो इसलिए इनहेरेंट हो जाता है। दूसरा मैंने क्या लिखा है कि नो नर्व्स, no regulatory mechanism need to stimulate the cardiac muscles to contract and relax। मतलब ये हुआ कि मैंने पहले भी बताया था कि जो अपना हार्ट होता है ये मायोजेनिक इन ओरिजिन होता है, मतलब
इसको काम करने के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ती है, इसके पास अपना पूरा हर चीज सिस्टम बना हुआ है। इसको ना किसी की इंपल्स की जरूरत पड़ती है, ये खुद अपना इंपल्स जनरेट करता है फ्रॉम द एसे नोड, सेमी एट्रियल नोड के पास से। फिर ये एसे नोड जो इंपल्स जनरेट करता है वो एबी नोड के पास आता है, लेफ्ट एंड राइट ब्रांच के पास आता है, एट लास्ट प्रुकेंजे फाइबर के पास पहुंच जाता है। उसके बाद पूरे वेंट्रिकल पार्ट वाले पार्ट में एरिया में जाके कंट्रैक्ट एंड द रिलैक्स का प्रोसेस को ये हैपन करता है। लेकिन इस चीज को होने के लिए नर्व्स की जरूरत पड़ती है। मैंने बताया कि जो अपना ब्रेन इंपल्स भेजेगा, मान लीजिए आपके लेग के पास कोई इंपल्स ब्रेन भेज रहा है, तो इट्स नीड अ सर्कुलेटिंग पाथ, मतलब कि उसको सर्कुलेटिंग पाथ की जरूरत पड़ेगी। उस इंपल्स, जो इंपल्स ब्रेन जनरेट कर रहा है, उस इंपल्स को वहां से टारगेटेड जोन तक पहुंचाने के लिए आपको एक रूट की जरूरत पड़ती है, जिसको हम लोग सर्कुलेटिंग रूट बोलते हैं। यदि ब्लड की बात करेंगे तो सर्कुलेटिंग रूट ऑफ ब्लड बोल देंगे, इंपल्स की बात करेंगे तो सर्कुलेटिंग रूट ऑफ इंपल्स बोलेंगे। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, नो नर्व्स होता है। यहाँ पे जो भी काम होता है वो बहुत रैपिड रिएक्शन में होता है, ठीक है, मतलब कि फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के अंदर में, हार्ट के अंदर में काम होता है। तो उस अब ये कि जो भी काम हो रहा है तो उसको रेगुलेट करने के लिए भी कोई मशीनरी चाहिए। मतलब रेगुलेट करने का मतलब कि आप उसको अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं। रेगुलेशन का मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल आप किसी रिएक्शन को आपने करवाया ROR, आप उस रिएक्शन के रेट को बढ़ा और घटा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। केमिस्ट्री का पार्ट है, जब आप केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे तो उसमें तो होता है कि जो केमिकल रिएक्शन जो इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता है तो उसके रेट को हम ऊपर नीचे कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। यदि हमने एंजाइम ऐड कर दिया तो ROR, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है, और जो प्रोडक्टिविटी होती है उसकी टाइम लैप्स जो होती है वो घट जाती है। लेकिन हार्ट में क्या होता है कि ऐसी रेगुलेटरी मशीनरी प्रेजेंट नहीं होती है। हियर नो रेगुलेटरी मैकेनिज्म इज प्रेजेंट, और उनको इसकी नीड पड़ती नहीं है, बिकॉज जो ऐसे नोड के पास इंपल्स जनरेशन होता है वो ऑटोमेटिकली एवरी नोड होते हुए, बंडल ऑफ हिज होते हुए, लेफ्ट एंड राइट ब्रांच होते हुए पुरकिंजे फाइबर के पास पहुंच जाता है, मतलब कंप्लीट हार्ट सेल के पास पहुंच जाता है विदाउट एनी इंटरप्शन। बात समझ में आया? उसके बाद क्या है कि नीड टू बी स्टिमुलेटेड। किसी भी चीज को इंपल्स का मतलब क्या हुआ कि आप इलेक्ट्रिकली अनस्टेबल है। इंपल्स का ये मतलब हुआ है जो एसिड नोड होता है ना, वो इलेक्ट्रिकली बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है। वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड पे वो इंपल्स जनरेट करता है, जो बहुत ही अच्छी बात है अपने हार्ट के लिए। तो उस जनरेशन को होने के लिए आपको इलेक्ट्रिकली अनस्टेबल होना ही पड़ेगा, वो भी अच्छे लेवल का अनस्टेबिलिटी आपको चाहिए। लेकिन यदि आप इलेक्ट्रिकली अनस्टेबल हैं तो आप लगातार स्टिमुलेट करते रहोगे, मतलब कि आप लगातार स्टिमुलेट करने का मतलब होता है कि आप लगातार इंपल्स जनरेट करोगे, अपने अंदर से इंपल्स को निकालोगे। जो वो प्रोसेस होता है उसको हम लोग स्टिमुलेशन बोलते हैं, या उसको शॉर्ट फॉर्म में स्टिमुलेट बोलते हैं, ठीक है। जो ये स्टिमुलेशन होता है ना, मतलब कि कार्डियक मसल्स को कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स करने के लिए यदि स्टिमुलेशन की जरूरत पड़ती है तो वो जरूरत इसको नहीं होती है, मतलब कि इसको कोई स्टिमुलेट करने वाला नहीं होता, ये खुद कंट्रैक्ट करता है, खुद रिलैक्स होता है। इसके कोई आउटर फोर्स इसको कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स नहीं करवाता है। जो इंपल्स ऐसे नोड से जनरेशन होके पूरा हार्ट तक पहुंचता है, विद द हेल्प ऑफ दैट इंपल्स द हार्ट स्टार्ट कंट्रैक्टिंग इटसेल्फ, एंड after a little bit of time lapse the heart start diastolic itself, means it relax by itself। बात समझ में आई? सिस्टोल का मतलब होता है कंट्रैक्शन, डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन करना। बात समझ में आई? वो मैंने पिछले वाले टॉपिक में हार्टबीट में भी इसके बारे में मैंने चर्चा किया था। अब देखिए ये जितने जो प्रोसेस हार्ट के अंदर होते हैं, मतलब कि हार्ट कंट्रैक्ट करना, हार्ट जो रिलैक्स करना, और इसमें जो क्या कहते हैं उसको, जो ऐसे नोड से जो कंडक्शन ऑफ इंपल्स होता है उसको नीचे तक पहुंचाना, ये कैसे होता है? ये सारे काम को होने के लिए सबसे बड़ा चीज का जरूरत पड़ता है, उसको लोग बोलते हैं वोल्टेज सेंसिटिव प्रोटीन चैनल। वोल्टेज सेंसिटिव प्रोटीन चैनल्स। अब ये देखिए वोल्टेज सेंसिटिव प्रोटीन चैनल्स होते क्या हैं? जितने भी चैनल्स होते हैं अधिकतर वो प्रोटीन्स के ही बने होते हैं, बिकॉज प्रोटीन्स अपने बॉडी में एबंडेंट नंबर में पाए जाते हैं, ठीक है। बिकॉज प्रोटीन इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी। आपके बॉडी के जितने भी पार्टिकल्स हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं, इसीलिए तो वोल्टेज सेंसिटिव प्रोटीन चैनल्स इनको कहा जाता है। यहां पे लिखा हुआ है वोल्टेज सेंसिटिव, मतलब क्या हुआ कि आपके बॉडी के किसी भी पार्ट में यदि इलेक्ट्रिकली भी कहीं भी हल्का सा भी यदि वहां पे अनस्टेबिलिटी देखा जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये वोल्टेज सेंसिटिव प्रोटीन चैनल्स एक्टिवेट कर लेंगे अपने आप को। मतलब
कि इस वोल्टेज सेंसिटिव प्रोटीन चैनल जो एक्टिवेट और डीएक्टिवेट ऐसे होता है कि यदि आपके सेल के अंदर और सेल के बाहर का इन्वायरमेंट में जो इलेक्ट्रिकल इन्वायरमेंट है दोनों के, सेल के अंदर और सेल के बाहर, ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल इन्वायरमेंट में यदि उसके इक्विलिब्रियम में यदि कोई भी ऊपर नीच होती है तो उसके बाद ये ऑटोमेटिकली वोल्टेज सेंसिटिव प्रोटीन चैनल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। अब वोल्टेज सेंसिटिव प्रोटीन चैनल्स ऑन द सरफेस ऑफ सार्कोलीमा, सार्कोलीमा को जब हम डिफाइन करेंगे तो अब मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, वो किसका मेम्ब्रेन होता है, तो कार्डियक सेल का मेम्ब्रेन होता है। अ मेम्ब्रेन दैट सराउंड्स द मसल्स फाइबर सपोर्ट द फ्लो ऑफ करंट एज इट रिलेट टू द फ्लो ऑफ स्पेसिफिक आयन। स्पेसिफिक आयन का मतलब हुआ कि मैं बात कर रहा हूं पोटेशियम, मैं बात कर रहा हूं कैल्शियम, मैं बात कर रहा हूं सोडियम। स्पेसिफिक आयन का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे सभी आयन्स काम नहीं करते हैं, कुछ कुछ ही आयन्स काम करते हैं जिनको जिस आयन की हमें रिक्वायरमेंट्स होती है। जैसे कि अपने हार्ट के अंदर में कुछ आयन्स होते हैं जो बहुत ही अच्छे रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्जांपल कैल्शियम इज द आयन विच प्ले एन मेजर रोल इन आवर कार्डियक सेल्स। सोडियम्स एंड द पोटेशियम्स हो गए, सोडियम डोर्स होते हैं, पोटेशियम, और अभी हम देखेंगे जब Na के चैनल्स जब हम पढ़ेंगे इन कार्डियक सेल्स तब उसके बारे में जानेंगे कि तब ये जो कंडक्शन है ना, कंडक्शन ऑफ इंपल्स और अच्छे समझ में आएगा। बात समझ में आई, ठीक है। तो मतलब कि ओवरऑल ये कंडक्शन जो भी इंपल्स का कंडक्शन होता है अपने हार्ट के अंदर में, वो सिर्फ वोल्टेज सेंसिटिव प्रोटीन चैनल्स के बदौलत होता है। बिकॉज यदि इस वोल्टेज सेंसिटिव प्रोटीन चैनल्स एक्टिवेट ना हो तो आपका जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट, मतलब ये हुआ कि आपके सेल के अंदर और सेल के बाहर जो इलेक्ट्रिकल इन्वायरमेंट बना हुआ है उसके अंदर में कौन कौन से आयन्स हैं। जैसे कि अपने हार्ट की बात करूं मैं तो यहाँ पे हमको पोटेशियम मिलेगा, हमको यहाँ पे सोडियम मिलेगा, हमको यहाँ पे कैल्शियम मिलेगा। तो जो सेल के अंदर और बाहर का इन्वायरमेंट है उसके ग्रेडियंट क्या क्या हो गए, तो अपने हो गए पोटेशियम्स, सोडियम्स एंड द कैल्शियम्स। बात समझ में आई। तो जो अपना वोल्टेज सेंसिटिव प्रोटीन चैनल्स होता है ये स्टैटिक कब होता है, जब आपका एक्शन पोटेंशियल एक, मतलब कि आप स्टेबल बोल सकते हो या स्टैटिक इन कंडीशन होता है, रेस्टिंग पोटेंशियल जिसको आप बोलते हो। जब आपका एक्शन पोटेंशियल रेस्टिंग पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाता है, रेस्टिंग पोटेंशियल को जब हम डिफाइन करें तो आपका इलेक्ट्रिकल इन्वायरमेंट आउटर ऑफ द सेल एंड द इनसाइड ऑफ द सेल दोनों के जोन में इक्वल हो, ठीक है। मतलब कि आपके आउटर साइड में जो पॉजिटिव आयंस होते हैं उनकी मात्रा इक्वल हो जितना मात्रा आपके सेल के अंदर में नेगेटिव आयंस के होते हैं, वो दोनों इक्वल अमाउंट में हो। लेकिन यदि इसमें आपको कुछ भी ऊपर नीचे होगा, मतलब मान लीजिए कि आपका जो पॉजिटिव आयंस है वो मतलब किसी कारणवश आपके सेल के अंदर जाना शुरू कर दिया, तो क्या हो जाएगा कि आपके अंदर का इन्वायरमेंट जो है वो अनस्टेबल हो जाएगा और क्या कर सकते हैं, इनबैलेंस हो जाएगा। और जैसे ही इनबैलेंस होगा तो ऑटोमेटिकली आपका जो वोल्टेज सेंसिटिव प्रोटीन चैनल है ये ओपन हो जाएगा। बिकॉज ये चैनल खुलता ही इसीलिए है कि फिर से इन्वायरमेंट को स्टैटिक कर पाए और उस इन्वायरमेंट को आप एक एम्बिएंट जोन में ले जा पाए। बात समझ में आई आपको, ठीक है। तो हार्ट के अंदर में जो भी कंडक्शन ऑफ इंपल्स होता है, मतलब कि कंडक्शन ऑफ इंपल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर हार्ट बिकॉज every action which heart do, for example the contraction and the relaxation process, the heartbeat process, the circulation of blood process, all that stuff is done with the help of that impulse. Without this impulse it is not possible for the heart to कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स। मतलब कि इस इंपल्स के विदाउट ये पॉसिबल नहीं है कि हार्ट अपने आप कंट्रैक्ट कर सके और रिलैक्स करे। बिकॉज यदि ये इंपल्स नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली आपके जो कार्डियक सेल्स होते हैं उसके पास अपनी कोई फंक्शंस नहीं होती है, अपनी कोई रेगुलेटरी, मतलब कि वो किसी के द्वारा ऑपरेट नहीं होता है, ये खुद अपने आप को ऑपरेट करते हैं। तो जो ये खुद अपने आप को ऑपरेट करते हैं तो जो ये इंपल्स है ये खुद ही यहाँ पे जनरेट होता है। यदि ये इंपल्स स्टॉप हो जाता है, ठीक है, तो क्या फिर हमको ऐसे नोट को ठीक करना पड़ेगा या उसको हम लोग ट्रांसपेरेंट, ऐसे नोट का ट्रांसपेरेंट भी किया जाता है, ट्रांसप्लांट जिसको बोलते हैं। ऐसे नोट को वहां से निकाल के दूसरा ऐसे नोट लगाया जाता है। ये लेफ्ट आर्टियम नहीं, राइट आर्टियम के टॉप एंड पे प्रेजेंट होता है ऐसे नोट। और ऐसे नोट में, मतलब कि जब मैं पीडीएफ डालूंगा ना तो उसमें मैं ऐसे नोट का एक प्रॉपर एक पिक्चर डाल दूंगा
और उसमें इंडिकेटिंग एनिमेशन डाल दूंगा जिससे आपको समझने में दिक्कत ना हो। और एक डिजीज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कार्डिक एरिथमिया, इसका स्पेलिंग होता है ARRHYTHMIA, इसको भी बोलते हैं कार्डिक एरिथमिया। इसमें क्या होता है कि आपका जो मतलब कि आपका जो सिक्वेंशियल जो प्रोसेस होता है ब्रीथिंग का, मतलब आप जब सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, इसका जो एक मतलब कि टाइमिंग होता है, उस टाइमिंग में क्या होता है ना कि आपका गड़बड़ी आ जाता है, मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, वो हो जाता है, आपको सांस की कमी होने लगती है। ठीक है, आपको डिजनेस दिखाई देंगे, डिजनेस का मतलब होता है धुंधलापन दिखाई देना, आपका दिमाग में लिटिल मतलब कि बहुत मतलब पतला पतला आपको हेडेक आएगा, टाइम टू टाइम आपको हेडेक आपको आएगा, उसको हम लोग कार्डियक एरिथमिया बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि आपके जो हार्ट होते हैं वो जो इंपल्स जनरेट करते हैं वो रुक रुक के जनरेट होते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जो कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन का प्रोसेस होता है उसमें डिले होने लगता है, जिसलिए आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग होती है। बात समझ में आई आपको? हाँ, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर पक्का करना चैनल इस वीडियो को, कि हमको जब भी थोड़ा मोटिवेशन की जरूरत है तो पक्का कर देना।